वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 5 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों पहला सवाल है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बच्चों जेम्स मिल। कश्मीर में बकरियां पालने वाला आदिवासी समुदाय कौन सा है? तो बच्चों बकरवाल। कौन सा ग्रह को जल ग्रह भी कहा जाता है? तो बच्चों वो हो जाएगा पृथ्वी। वे तीन मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो बच्चों जन्म, मृत्यु और प्रवास। सामाजिक रूप से हसियाई समुदाय की विशेषता कौन सी है? तो बच्चों वो हो जाएगी हमारी शक्तिहीनता और पराजय का एहसास। लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार क्या करती है बच्चों? तो वो क्या करती है? कानून बनाती है। सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो बच्चों 1823 के अंदर किए थे। नक्की झील कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो ये जो सिरोही राज्य है उसके अंदर स्थित है। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो बच्चों यहाँ पर हमें 4 खाली स्थान दे रखे हैं जिसको हमें फिल करना है। भूमि, सामुदायिक, कोटा और सूचियां। तो बच्चों पहले की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा सामुदायिक भूमि। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त क्या करती है? भूमि प्रदान करती है। अगला है, देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़े व अति पिछड़ी जातियों के लिए अपनी अपनी क्या होती है बच्चों? सूचियां हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर? सूचियां है। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है बच्चों? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोटा जिला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर जो स्तंभ ए है उसको ब से मिलाना है। उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र क्या कहलाते हैं बच्चों? कम जनसंख्या वाले। जाति और जनजाति प्रमाण पत्र देता है। तो बच्चों कौन देता है? आरक्षण लाभ हेतु। वन रोपण, भूमि उद्धार एवं अतिचारण पर रोक क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर भूमि संरक्षण। सहरिया क्या है बच्चों? ये एक आदिम जनजाति है। तो किससे मिला देंगे इसको? सी से। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 जिसके अंदर हमें सत्य असत्य बताने हैं। चलो देख लेते हैं। तो बच्चों पहला सवाल है, जन सुविधाएं लोगों की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित नहीं है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो गया। किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना कृषि कल्याण कोष का मुख्य उद्देश्य है। तो बिल्कुल सही है। आशा सहयोगिनी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों की बिजली पहुंच सकी है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। चलो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? स्थायी बंदोबस्त की प्रथा असफल रही क्योंकि कंपनी द्वारा निर्धारित राजस्व बहुत अधिक था। जिम्मेदारों ने जमीन की बेहतरी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं ली। गांवों में किसान को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसके अंदर बोला है, सन 1801 में अवध का आधा इलाका कंपनी ने क्यों छीन लिया था? तो चलो बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। तो अवध रियासत ने कंपनी के साथ सहायक संधि कर रखी थी। इस संधि के तहत रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी पर आ गई तथा सहायक सेना ने रखरखाव के लिए रियासत कंपनी को पैसे देती थी। अवध का नवाब सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को भुगतान नहीं कर पाया था। 1801 में कंपनी ने नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने पर मजबूर हो गई। वुड के डिस्प्ले से क्या समझते हैं? भारत में महिला उत्थान हेतु कार्य करने वाली किन्हीं 4 तत्कालीन महिला समाज सुधारकों के नाम बताइए। तो बच्चों हो जाएगा 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र लिख भेजा। यह नीति पत्र चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया था। ऐसा इस वुड के डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। 4 महिलाएं कौन सी है? राज सुंदरी देवी, बेगम रुकैया सखावत, हुसैन ताराबाई सिंधे, पंडित रमाबाई। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? इसके निम्नीकरण होने के हमें कोई 2 उदाहरण बताने हैं। तो बच्चों भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अधिकांश उत्पादन एवं आर्थिक क्रियाएं भूमि पर होती है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है जैसे कृषि, वानिकी, खनन, आवास निर्माण, सड़क निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि। मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएं भूमि के द्वारा पूरी होती है। भूमि लोगों के लिए जीवन एवं आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। बच्चों निम्नीकरण के 2 हो गए, कृषि संबंधी गतिविधियां और निर्माण संबंधी गतिविधियां। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पानी, हवा, मृदा, खनिज, वन आदि प्राकृतिक संसाधन है। अगला है प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण।
प्राकृतिक हो जाएगा, वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। मानव निर्मित संसाधन, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन आदि बनाने में करते हैं, ये मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मानव संसाधन मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ये अन्य सभी संसाधनों का शारीरिक एवं मानसिक क्षमता से कुशल उपयोग करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण से समर्थ होने के लिए लोगों में सुधार करना, कौशल में सुधार करना एवं मानव संसाधन विकास कहलाता है। अगला हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 17, इसके अंदर हमें निम्न जिलों को भरना है, बूंदी, बांसवाड़ा, झुंझुनू, बीकानेर और चित्तौड़गढ़। तो बीकानेर हो जाएगा बच्चों, उसके बाद ये हमारा झुंझुनू हो गया, ये बूंदी हो गया, ये हमारा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा और ये बांसवाड़ा जो सबसे नीचे की ओर स्थित है, दक्षिण स्थित। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों अगर बात करें यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। निजी क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों का स्वामित्व संचालन या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक, इन उद्योगों का स्वामित्व संचालन सरकार के हाथ में होता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों का स्वामित्व संचालन सरकार एवं निजी उद्योगपतियों दोनों के हाथ में होता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों का स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों, मूर्तिकारों, कारागारों एवं दोनों के द्वारा होता है। रोपण कृषि क्या है? एक बड़े भूभाग पर किसी विशेष फसल की कृषि करना रोपण कृषि कहलाता है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। यह चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला, कपास आदि की एकल फसल उगाई है। इस प्रकार की कृषि में बृहत पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण भी खेती पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। साथ ही मलेशिया में रबड़, ब्राजील और कहवा, भारत और श्रीलंका के चाय उत्पादक प्रमुख राज्य हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उद्देश्य बच्चों भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि इन अधिकारों का दोनों उपयोग होना चाहिए। पहला है यह है कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह इन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा है अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। भारतीय राज्य धर्म में फासला रखता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों भारतीय राज्य धर्म में फासला रखता है। भारतीय राज्य स्वयं को धर्म से दूर रखता है। राज्य ने तो किसी खास धर्म को थोपेगा, ना ही लोगों में धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। भारत राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही किसी राज्य किसी धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, कार्यालय जैसे सरकारी संस्थानों में किसी धर्म को खास प्रोत्साहन देना या उसका प्रदर्शन करने में अपेक्षा नहीं की जाती है। दूसरे सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान एवं धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देना। राज्य कुछ धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। राज्य के लिए पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं में के मुताबिक महत्वपूर्ण है। अतः आर्थिक आस्था में दखलबंदी बचने के लिए राज्य में कानून की ये रियासत दी गई है कि सिखों में हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? क्यों? स्वीप कार्यक्रम क्या है? तो भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मतदाताओं, नागरिकों, निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा संचालित बहुमुखी कार्यक्रम को स्वीप कहते हैं। इसके मुख्य 2 भाग है, सूचित मतदान और सूचित मतदान, और दोनों बच्चों सूचित ही है, केवल थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, निबंधात्मक प्रश्न है जिसके अंदर हमें बोला गया है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, इस आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए, देश में मुगल सत्ता को पूरी तरह खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या योजना बनाई, 1870-1880 के दशक में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे, 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की असंतुष्टि के कारण कौन कौन से थे। तो बच्चों असहयोग आंदोलन पंजाब में हुए अत्याचारों एवं खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाने एवं स्वराज की मांग, महात्मा गांधी 1920 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया। इसके आंदोलन की गतिविधियां, शीघ्र ही असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैल गया। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत महत्वपूर्ण वकील वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई गतिविधियों को वापस लेने के लिए विधान मंडल का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। स्वदेशी का व्यापक प्रचार हुआ, चरखे का काफी प्रचार हुआ और ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। फरवरी 1922 में चोरा चोरी पुलिस थाने पर हिंसक हमले की घटना के व्यक्तित्व होकर
व्यतीत होकर गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देश में मुगल सत्ता को पूरी तरह खत्म करने के लिए अंग्रेजों की योजना। 1849 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर की मौत के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट होगा। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके किसी भी वंशज को सम्राट स्वीकार नहीं किया जाता, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अथवा का सवाल था 1870 से 1880 के दशकों में लोगों में ब्रिटिश सरकार के असंतुष्टि के प्रमुख कारण थे। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। सरकार को आलोचना करने वालों को चुप करने के लिए 1878 में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू किया प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश की ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों का मुकदमा चला सके, परंतु जब अंग्रेजों ने विरोध की वजह से सरकार में ये विधेयक वापस ले लिया तो भारतीय ने इस बात पर काफी विरोध किया। 1870 से 1880 के दशकों में अनेक राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर आवाज उनसे अवगत कराई। 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की असंतुष्टि के कारण अधिकृत सिपाही किसान परिवार से आते थे। अत्यधिक लगान एवं कर वसूली के सख्त कानूनों के कारण किसानों को बहुत नुकसान करना पड़ रहा था। किसानों का बहुत हिस्सा जल्दी सिपाहियों के पास फैल गया। वे अपने पद, वेतन आदि शर्तों से नाखुश थे। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नए नियमों के कारण उनकी आर्थिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। बंदूक के कारतूस लगाने के लिए उन्हें ऊपर एक पट्टी की दांत से काटना पड़ता था। ऐसी खबर है कि उस पट्टी को बचाने के गाय एवं सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी चीजों के उपयोग से हिंदू एवं मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, अतः कारतूसों पर एतराज था। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, न्यायपालिका के कार्यों का वर्णन। घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह महिला संगठन की इस क्रिया का अलग अलग तरीके से भूमिका निभाई है। संसद का गठन किस प्रकार होता है। निचले स्तर की न्यायपालिका के बारे में आप क्या समझते हैं। तो न्यायपालिका के कार्य, न्यायपालिका के कार्यों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया। विवादों का निपटारा, न्याय व्यवस्था नागरिकों सरकार दोनों राज्यों और केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों को हल करने की प्रक्रिया है। न्यायिक समीक्षा, संविधान की न्याय अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधार को ढांचे पर उल्लंघन करता है तो वह कानून को रद्द कर सकती है और न्याय समीक्षा कहा जाता है। अगला है बच्चों, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना। घरेलू हिंसा पर न्याय कानून के निर्माण की प्रक्रिया। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए नए कानून की मांग उठने लगी। साथ ही अगला बच्चों, विधेयकों का संसद में प्रस्तुतिकरण। सन 2002 में घरेलू हिंसा विधेयक संसद में पेश किया गया। महिला संगठनों ने इस विधेयक का विरोध किया। कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला संगठनों ने संसद की समिति को अपने में सुझाव सौंपे कि वर्तमान प्रस्तावित विधेयक को बदलाव जरूरी है। ये घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। स्थायी समिति की सिफारिश तथा नए विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं मंजूरी। अगला बच्चों, अथवा का सवाल है, भारतीय संसद का गठन। तो बच्चों इसके अंदर दो होते हैं, एक तो होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। तो राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति करते हैं, जो वहां के उपराष्ट्रपति होते हैं देश के। लोकसभा कुल कितनी 545 सीटें हैं, 543 निर्वाचित सदस्य हैं, 2 सदस्य मनोनीत है। संसद के सदस्यों के निर्वाचन सार्वभौमिक बहिष्कार मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा किया जाता है। आमतौर पर लोकसभा के हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। देश में बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। निचले स्तर की न्यायपालिका। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, राजाओं में उत्तराधिकार के प्रश्न फैले असंतोष के राजस्थान में 1857 की क्रांति के हवा दी। टिप्पणी करने की रणथंभौर दुर्ग और ग्राम न्यायपालिका। तो राजाओं में उत्तराधिकार के प्रश्न असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लिए जाने वाले मामलों में कंपनी ने अनेक निर्णय देशी रियासतों को लादने की कंपनी ने इन निर्णयों के अंतर्गत 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य के 2 हिस्सों में बांट दिया। भरतपुर में लोहागढ़ को नए पॉलिटिकल एजेंट ने अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। 1844 में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिग के कारण अंग्रेज नियंत्रण की स्थापना की। सभी कारणों से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं के कंपनी सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना बलवती हो गई, जिससे 1857 की क्रांति को हवा मिली।
अगला है रणथंबोर दुर्ग। तो बच्चों ये कहाँ पर स्थित है? रणथंबोर दुर्ग की बात करें तो ये हमारा जो दुर्ग है ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंबोर का दुर्गम एवं दुर्भेद्य दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासक ने करवाया। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी एवं ऐतिहासिक स्थान है। ये त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। वर्तमान में ये दुर्ग आसपास का वन क्षेत्र रणथंबोर बाढ़ परियोजना में आ जाता है। रणथंबोर संरक्षण एवं सुरक्षा विशेष ध्यान दिया गया है। ग्राम न्यायालय, ग्राम क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्यायालय हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। इस ग्राम न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया है। अथवा का उत्तर था बच्चों 1857 की क्रांति के बारे में कि मेवाड़ मारवाड़ जयपुर में मेजर सावर्स मेसन कर्नल इन पॉलिटिकल एजेंट थे। साथ ही बच्चों यहाँ पर 6 सैनिक छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। पंचायत समिति के सदस्य के स्रोत कौन कौन से हैं? स्थानीय करों और शुल्क से प्राप्त करना, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले एवं हाट बाजारों से प्राप्त, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध चलाई गई राशि, व्यापारी व्यवसाय एवं उद्योगों का कर लगाना। घाघरोन का किला, तो घाघरोन का जो जल दुर्ग राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, ये झालावाड़ जिले में स्थित है। इसके 2 नदियां काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। यह दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ राजनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।